सुप्रभात छात्रों, 12वीं कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूँ शीतल राउत और आज हम हिंदी योग भारती का जो व्यावहारिक हिंदी का 17वां पाठ है ब्लॉग लेखन, इसे हम देख रहे थे। तो पहले वीडियो में हमने देखा कि ब्लॉग लेखन से तात्पर्य क्या है, ब्लॉग लेखन शुरू करने की प्रक्रिया क्या है और ब्लॉग लेखन के लिए आवश्यक गुण कौन से हैं। तो लेखक प्रवीण बरदापुरकर जी ने इस खूबसूरत ऐसे ब्लॉग लेखन यानी आलेख लेखन के आज के युग में उसका महत्व क्या है वो बताया है। समाचार पत्र के माध्यम से हम देखते हैं कि विज्ञान, राजनीति, शिक्षा, मनोरंजन, विविध विषयों पर आलेख एक दिशा देने का काम करते हैं और आलेख किस प्रकार उपयोगी है, ज्ञानवर्धक होते हैं। तो इस व्यावहारिक हिंदी के इस पाठ में से ब्लॉग लेखन के हमें पता चलता है। तो ब्लॉग लेखन से तात्पर्य यह है कि यह एक डिजिटल माध्यम है। ब्लॉग द्वारा अपने विचार, मत व्यक्त किए जाते हैं और इसके लिए किसी की अनुमति की ज़रूरत नहीं होती हमें। ब्लॉग में शब्द संख्या का बंधन नहीं होता। जैसे हम अखबार, पत्रिका या पुस्तक हाथ में लेकर पढ़ते हैं, वैसे ही ब्लॉग हमें कंप्यूटर, टैब या सेलफोन के पर्दे पर पढ़ना होता है। आज के ज़माने में इस प्रकार का वाचन करने वाली एक पीढ़ी निर्माण हो चुकी है और मुद्रित वाचकों से इन वाचकों की संख्या अधिक है। ब्लॉग लेखन आज मान्यता प्राप्त है। उसके बाद हमने देखा था कि ब्लॉग लेखन शुरू करने की प्रक्रिया। तो ब्लॉग निर्माण करने के लिए गूगल में जीमेल खाता होना ज़रूरी होता है। हमने इसमें देखा कि ब्लॉग निर्माण करने के लिए आपको गूगल में जाना है और वहाँ पे आपका खाता खोलना है। इंटरनेट एक्सप्लोरर में ब्लॉग खोलने के लिए पहले www.blogger.com इस पते पर जाकर ब्लॉग का नया खाता शुरू करने के लिए आपको क्रिएट योर ब्लॉग पर क्लिक करना चाहिए और उसके बाद पासवर्ड लॉग इन करना ज़रूरी होता है। इसके बाद नए पेज पर शीर्षक देकर अपना ब्लॉगर एड्रेस तैयार करना आवश्यक होता है और उसके बाद थीम का चयन करके क्रिएट ब्लॉग पर क्लिक करने से आपका ब्लॉग तैयार होता है। इस संदर्भ में ज़्यादा जानकारी गूगल पर उपलब्ध होती है। तो आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो गूगल पर आप उसे सर्च करके देख सकते हो। कुछ विशेषज्ञ लोग शुल्क लेकर इसकी सेवा देता है और यह एक तकनीकी प्रक्रिया होती है। उसके बाद हमने देखा था कि ब्लॉग लेखन के लिए आवश्यक गुण, आप में कौन से गुण होने चाहिए। तो ब्लॉग लेखन के लिए विपुल वाचन, बहुत पढ़ाई होनी चाहिए, बहुत सारी किताबों को आपने पढ़ना चाहिए। उसके बाद जो पढ़ा है उस पर आपको चिंतन करना है, सोचना है। आपको भाषा का ज्ञान होना चाहिए। जिस भाषा में आप ब्लॉग लिखने वाले हो, हिंदी है, इंग्लिश है, तो उसका ज्ञान आपको आवश्यक है। विषय का ज्ञान आवश्यक होता है। जिस विषय पर आप लिखने वाले हो उस विषय का ज्ञान आवश्यक होता है। जो विषय आपने चुना है उससे संबंधित संदर्भ आपको पता होने चाहिए। उसके बारे में घटनाएं, यादें हो तो ब्लॉग पढ़ने योग्य होता है, अच्छा लगता है पढ़ने के लिए। विशेष व्यक्ति पर ब्लॉग लिखा जा रहा है तो उसकी सहृदयता, मानवता या उसमें जो गुण है या अन्य विशेषता लिखनी चाहिए हमें। दूसरों से वो कैसे परे है, कैसे सामान्य में असामान्यता उनकी हमें दिखाई देनी चाहिए। विषय में आशय की गहराई, सहज भाषा, प्रवाही कथन शैली। देखो, सहज भाषा होनी चाहिए, सामने वाला समझना चाहिए झट से। प्रवाही कथन शैली होनी चाहिए, सटीक शैली, ये गुण जरूरी है। ये सब गुण लेखक में आने के लिए निरंतर आपको एक तो पढ़ना है सतत, निरंतर आपको लेखन करना आवश्यक होता है, यानी आपको लिखने की आदत डालनी पड़ती है। और आज हम देखने वाले हैं वो है ब्लॉग लेखन में आवश्यक सावधानियाँ। कौन सी सावधानियाँ हमें बरतनी है। तो ब्लॉग लेखन की भाषा में जो मानक भाषा का प्रयोग होता है, मानक भाषा यानी एक परफेक्ट भाषा होती है,
रूल्स जिसमें है, नियम है, उन्हें फॉलो करने वाली। लेखन विषय की स्वतंत्रता होती है कि जब हम लिखते हैं तो हमें स्वतंत्रता होती है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि आक्रामक, अश्लील या गाली गलौज वाली भाषा में आप लिखो। आपको स्वतंत्रता है इसका मतलब ये नहीं होता। ऐसी भाषा पाठकों को पसंद नहीं आती। समाज में तनाव उत्पन्न करना या फिर किसी की निंदा करना या फिर गलत टिप्पणी करना, बिना सबूत किसी पर आरोप करना, ये सब गंभीर अपराध है। इन सब से अब बचना चाहिए। हमें दूसरों को ज्ञान देना है। तो देखिए, ब्लॉग लेखन में आवश्यक सावधानियाँ कौन सी है। ब्लॉग लेखन में इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि उसमें मानक भाषा का प्रयोग हो, शुद्ध ऐसी भाषा हो, व्याकरणिक अशुद्धियाँ ना हो। लेखन की स्वतंत्रता से तात्पर्य कुछ भी लिखने का अनुमति पत्र नहीं मिल जाता है। आक्रामकता का अर्थ गाली गलौज अथवा अश्लील शब्दों का प्रयोग करना नहीं है। पाठक ऐसी भाषा को पसंद नहीं करते। किसी की निंदा करना, किसी पर गलत टिप्पणी करना, समाज में तनाव की स्थिति उत्पन्न करना आदि बातों से ब्लॉग लेखक को दूर रहना चाहिए। बिना सबूत के किसी पर कोई आरोप करना एक गंभीर अपराध है, ये तो आपको भी पता होगा। ऐसा करने से पाठक आपकी कोई भी बात गंभीरता से नहीं पढ़ते और ब्लॉग की आयु अल्प हो जाती है। आपके भाषा में उसके डिसलाइक ज़्यादा आते हैं। लेखन करते समय छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाए तो पाठक ही हमारे ब्लॉग के प्रचारक बन जाते हैं। एक पाठक दूसरे से सिफारिश करता है, दूसरा तीसरे से, और यह श्रृंखला बढ़ती चली जाती है। तो इस प्रकार ब्लॉग लेखन में आवश्यक सावधानियाँ, जिसमें आपकी भाषा, आपका लेखन विषय, इसकी और गंभीरता से ध्यान आपको देना चाहिए। अच्छे लेखन पर पाठक ही हमारे प्रचारक बनकर हमारा लेखन पढ़ने के लिए दूसरों को सिफारिश करते हैं। लाइक्स आते हैं, आप कहते हैं, आपकी भाषा में लाइक्स आते हैं। इस प्रकार पाठकों की संख्या बढ़ती है। ब्लॉग लेखन का प्रसार किस प्रकार होता है। तो ब्लॉग लेखन अपने ब्लॉग का प्रचार प्रसार स्वयं कर सकता है। विज्ञापन, फेसबुक, व्हाट्सएप, SMS आदि द्वारा इसका प्रचार होता है। आकर्षक चित्रों, छायाचित्रों के साथ विषय सामग्री यदि रोचक हो तो पाठक ब्लॉग की प्रतीक्षा करता है और उसका नियमित पाठक बन जाता है। अगर आपका पाठक नियमित बन गया तो आप एक अच्छे ब्लॉग लेखक बन सकते हो। ब्लॉग लेखन से आर्थिक लाभ। तो ब्लॉग लेखन से हमें क्या फ़ायदा होता है। हम अपनी जीवन शैली, अपना संघर्ष, अपनी असफलता या सफलता को अभिव्यक्त करते हैं। ब्लॉग लेखन से क्या करते हैं हम, अपनी जीवन शैली, अपना संघर्ष, अपनी असफलता या सफलता को अभिव्यक्त करते हैं। इससे आर्थिक लाभ भी होता है। राजनीति, शिक्षा, इन विषयों को पढ़ने वाले लोग ज़्यादा है। यानी लोगों को कौन से सब्जेक्ट में, विषय में इंटरेस्ट होता है, राजनीति और शिक्षा में। हिंदी और अंग्रेजी लेखन का पाठक वर्ग ज़्यादा होने से इसमें किया लेखन भी ज़्यादा कमाई देता है। यात्रा, वर्णनात्मक, आत्मकथनात्मक तथा प्रेरणादायी विषयों को पाठक अधिक रुचि से पढ़ते हैं। ब्लॉग लेखन से आर्थिक लाभ भी होता है। विशेष रूप से हिंदी और अंग्रेजी ब्लॉग लेखन का व्यापक पाठक वर्ग होने से इसमें अच्छी कमाई होती है। विद्यार्थी अपने अनुभव तथा विचार ब्लॉग लेखन द्वारा साझा करते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी की अपनी जीवन शैली, अपना संघर्ष, अपनी सफलताएं विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त हो सकती है। हम पढ़ते हैं उनके अनुभवों को। राजनीतिक विषयों के लिए अच्छा प्रतिसाद मिलता है। इसके अतिरिक्त जीवन शैली तथा शिक्षा विषय ब्लॉग पढ़ने वाला पाठक वर्ग भी विपुल मात्रा में है। यात्रा वर्णन होते हैं, आप कहीं पे घूमने जाते हो। आत्मकथात्मक तथा अपने अनुभव विश्व से जुड़े जीवन की प्रेरणा देने वाले विषय भी बड़े चाव से लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम एक ब्लॉग को देखने वाले हैं। ब्लॉग लेखन एक उदाहरण के तौर पर दिया है जिसे मैं अभी पढ़ रही हूँ। शीर्षक है महात्मा गांधी जीने की प्रेरणा देने वाला महामानव। महात्मा गांधी जी के
संबंध में सोचता हूँ तो मुझे हाथी और 7 अंधों की कहानी याद आती है। जिस तरह उन 7 अंधों को उनके स्पर्श से हाथी अलग अलग रूप में अनुभव हुआ, वही बात महात्मा गांधी के संदर्भ में होती है। यह वर्ष महात्मा गांधी का 150वां जयंती वर्ष है। आज भी हम गांधी जी, उनके विचार और कार्यों को पूर्णतः समझ नहीं सके। किसी को उनका रहन सहन, किसी को उनके विचार, किसी को उनका स्वाधीनता संग्राम का नेतृत्व, किसी को इन संग्राम में उनका अभूतपूर्व लोक सहभाग, अहिंसा और शांति के संदर्भ में उनके विचार, किसी को उनके भीतर बसा पत्रकार, किसी को उनके भीतर का अध्यात्मवादी रूप, किसी को गांव की ओर चलने का उनका संदेश भाया, तो किसी को खादी का समर्थन करने वाले, स्वयंपूर्ण ग्राम की संकल्पना प्रस्तुत करने वाले गांधी जी भाते हैं। कोई उनकी निडरता से परिचित है तो किसी को उनका संगठक का रूप प्रभावित करता है। इतना ही नहीं, किसी को उनके व्यक्तित्व से समाज कार्य की प्रेरणा मिलती है तो कुछ उन्हें जीने की शिक्षा देने वाले शिक्षक मानते हैं। अनेकों के लिए तो महात्मा गांधी जी जीने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन है। बहुत से लोग उनके शोषण रहित समाज के विचार पसंद करते हैं। व्यक्तिगत जीवन में मूल्यों के प्रति समर्पित होने वाले गांधी जी भी अनेक लोगों को प्रभावित करते हैं। कोई उनका विरोधियों को शस्त्र से नहीं, प्यार से जीता जा सकता है वाला विचार पसंद करते हैं। संक्षेप में, महात्मा गांधी किसी एक की सोच में समा सकने वाला व्यक्तित्व नहीं है। महात्मा गांधी नाम का एक विशाल वृक्ष है जो किसी एक व्यक्ति के आकलन के दायरे में समा नहीं सकता। महात्मा गांधी का एक अन्य रूप भी है। सभी धर्मों तथा जातियों के बच्चों बड़ों को, धनवानों निर्धनों को, नगरीय तथा ग्रामीण सभी को महात्मा गांधी अपने लगते हैं। दिहाड़ी मजदूरी करने वाले अति निर्धन व्यक्ति को भी गांधी जी अपने में से एक लगते हैं तथा वे महात्मा गांधी को पिता के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले आदर सूचक मेरे बापू शब्द से संबोधित करते हैं। किसी मामूली फकीर की तरह जीवन जीने वाले महात्मा गांधी के सन्मुख बड़े से बड़े धनवान भी शीश नवाते हैं। इसलिए धनवान हो या निर्धन, सभी के लिए महात्मा गांधी वंदनीय है। महात्मा गांधी का एकमात्र धर्म था मानवता। वे पूर्णतः धर्मनिरपेक्ष थे। राजनीति के संदर्भ में भी उनकी यही भूमिका थी। अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी मात्र भारत के लिए ही नहीं बल्कि विश्व के लिए वंदनीय है। आज भी विश्व के कई देशों में गांधी जयंती के अवसर पर उनके जीवन दर्शन को याद किया जाता है। उनके विचारों को हम प्रत्यक्ष में उतार नहीं सके, इसलिए हमारे देश का प्रत्येक शहर नगरीय समस्याओं से ग्रस्त है। हरिजन पत्रिका के माध्यम से महात्मा गांधी ने शोषण विरहित समाज का विचार प्रस्तुत करने के लिए आदर्श ग्राम की संकल्पना प्रस्तुत की। जुलाई 1942 के हरिजन अंक में महात्मा गांधी ने यही संकल्पना प्रस्तुत करते हुए गांव की ओर चलो का विचार लोगों के सन्मुख रखा। साथ ही उन्होंने गांव को स्वयंपूर्ण होना चाहिए यह संदेश भी दिया। उनका कहना था कि गांव के लोगों को अपनी आवश्यकताएं स्वयंपूर्ण करने का प्रयत्न करना चाहिए। इतना ही नहीं, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के साथ साथ एक दूसरे को सहयोग भी करना चाहिए। इसके लिए वे सुझाव देते हैं कि कपास की फसल लेते हुए उससे सूत काटे तथा स्वयं चरखा चलाते हुए कपड़ों की आवश्यकताओं को पूर्ण करें। महिलाओं से भी उनका कहना था कि सूत कताई कर कपड़े बनाए, गांव के लोगों को बेचे और अर्थार्जन कर अपने पैरों पर खड़े रहे।
गांधी जी के शिक्षा के संदर्भ में भी विचार महत्वपूर्ण रहे हैं। गांव में प्राथमिक शिक्षा को भी उन्होंने अनिवार्य माना है। वर्धा जिले के सेवाग्राम तथा अहमदाबाद की साबरमती नदी के किनारे बने आश्रम में महात्मा गांधी बहुत समय तक रहे। उस समय ये दोनों आश्रम शहरी क्षेत्र में नहीं थे। मिट्टी से जुड़ना गांधी जी को अपेक्षित था। आज भी असंख्य लोगों के लिए ये दोनों आश्रम मानवतावादी जीवन जीने के प्रेरणा स्रोत है। जिस तरह गांधी ने शांति और अहिंसा का समर्थन किया, उसी तरह वे निर्भय बने रहने के प्रति आग्रही थे। निर्भय होने का अर्थ स्वयं सिद्ध अथवा स्वयं तैयार रहना है। निर्भय होने का अर्थ स्वयं सिद्ध अथवा स्वयं तैयार रहना है। इस बात को बिना किसी भ्रम के समझ लेना आवश्यक है। महात्मा गांधी का अहिंसा का मूल मंत्र विश्व को मोहित करने वाला सिद्ध हुआ है। आज भी संसार में कहीं हिंसा या क्रूरता की ज्वालाएं धधक उठती है तो लोग महात्मा गांधी को याद करते हैं। आज भी उनका मानवता का दर्शन तथा मनुष्य के परस्पर द्वेष न करने के संदेश का स्मरण हो जाता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए मैं लगभग 25 वर्ष नागपुर में रहा। नागपुर से 1.5 घंटे की दूरी पर वर्धा जिला है। इसी जिले में महात्मा गांधी के चरण कमलों से पुनीत हुआ सेवाग्राम आश्रम है। साल भर में तो 2-3 बार वहां जाकर पेड़ के नीचे 1-2 घंटे शांति से बैठकर पढ़ने में आनंद और प्रेरणा की अनुभूति मिलती है। यह मेरा अनुभव रहा है। विभिन्न सेवा प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थी विविध विषयों पर संवाद स्थापित करने हेतु मेरे पास आते थे। उन युवाओं को लेकर मैं विविध विषयों पर चर्चा करने इस आश्रम में जाया करता। सेवाग्राम की ज़मीन, वहाँ की मिट्टी का प्रत्येक कण गांधी जी के पदस्पर्श से पुनीत हुआ है। इस पुण्य भूमि में होने वाली इन चर्चाओं को मानो गांधी जी सुन रहे हैं। इस भावना से हम अभिभूत हुआ करते थे। पत्रकारिता के बहाने देश विदेश में मेरा भ्रमण चलता रहा। किसी भी देश के विश्वविद्यालय या सामाजिक संस्था में जाता हूँ तो मैं अपना परिचय देते हुए यह कहता हूँ कि मैं महात्मा गांधी और आचार्य विनोबा भावे के सेवाग्राम तथा पवनार की भूमि से आया हूँ। ऐसा परिचय होने पर मेरा स्वागत और आतिथ्य अत्यंत सम्मानपूर्वक हुआ। मैं जिन जिन देशों में गया हूँ, हर जगह महात्मा गांधी के प्रति उनकी आत्मीयता तथा स्नेह मुझे प्रतीत हुआ। जर्मनी की एक यात्रा के बीच अमानवीय अत्याचारों को जो यातनाघर है उन्हें देखने का अनुभव आपको बताना चाहता हूँ। यहूदी यानी जू लोगों को जहाँ क्रूर और अमानवीय यातनाएं दी गई, वे यातनाघर उनकी यातनाओं के स्मारक हैं। उन यातनाघरों के में दी गई यातनाओं और अत्याचारों की कहानियाँ क्रूरता की परिसीमा को भी लांघ जाती है। उन यातनाघरों को देखते समय हम अंतर्बाह्य टूट जाते हैं। ऐसी ही एक यातनाघर को देखते समय हमारे आगे चलने वाली एक जर्मन महिला की आंखों में आंसू आ गए थे, जैसे उसके ही किसी रिश्तेदार को इन अत्याचारों का शिकार होना पड़ा था। चलते चलते हमारे बीच की दूरी कम हो गई थी। मैं अपने साथी के साथ हिंदी में वार्तालाप कर रहा था। उसे सुनकर उस महिला ने मुझसे पूछा, आप भारतीय हैं? मेरे हाँ कहने पर वह कहने लगी, इसका मतलब आप महात्मा गांधी के देश से आए हैं। सेवाग्राम आश्रम का संदर्भ देते हुए मैंने कहा, जी हाँ, सच। आश्चर्यचकित होकर उसने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और गदगद होकर कहने लगी, लगता है जैसे मैंने उस भूमि को स्पर्श कर लिया है। इसके बाद हम आपस में बातचीत करते रहे। उसके दादाजी तथा माँ को उन अत्याचारों का शिकार होना पड़ा था।
परिणाम था वो बचपन में ही बेघर अनाथ हो गई थी। उस महिला ने महात्मा गांधी को पढ़ा था। लुई फिशर द्वारा लिखित गांधी जी की जीवनी उसके व्यक्तिगत पुस्तकालय में थी। अंत में विदाई के दौरान उसने कहा, आपके देश में महात्मा गांधी जैसे महामानव अवतीर्ण हुए, इसलिए आपके माता पिता ऐसी क्रूरता से बच गए। उस समय गांधी जी के विचारों से अभिभूत वास्तविक मानवता के दर्शन हुए और महात्मा गांधी जैसे महामानव के सन्मुख मैं नतमस्तक हो गया। इसलिए मैं लिखता हूँ और कहता भी हूँ कि मानवता के पुजारी महात्मा गांधी के भारत में जन्म लेने पर मुझे गर्व है।